हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। देखिए, आज हम फिर से प्रेजेंट हो गए हैं अपने वादे के मुताबिक। लास्ट हमने वीडियो देखा था शब्द और पद का। हम बात कर रहे हैं क्लास 9th हिंदी कोर्स बी के व्याकरण के टॉपिक शब्द और पद का, क्योंकि हमने व्याकरण शुरू करा दिया है। व्याकरण के 6 टॉपिक्स में तो 2 टॉपिक हम पहले करा चुके हैं। अब एक तरीके से मान लीजिए ये हमारा तीसरा टॉपिक है। ठीक है, तो पहले जो 2 टॉपिक हैं जिन्हें हमने कोर्स ए में कंप्लीट कराया है वो है आपका अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद और दूसरा उपसर्ग प्रत्यय। ठीक है, अब हमने जो 4 बचे हुए टॉपिक्स में से पहला टॉपिक लिया शब्द और पद। अब इस टॉपिक को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसा कि 2 पार्ट में ही है शब्द और पद। तो हमने जो अपना फर्स्ट पार्ट कराया डिटेल एक्सप्लेनेशन का, उसमें हमने शब्द आपको पूरी तरीके से समझा दिया था। अब हम बढ़ते हैं पद की तरफ। ये हमारा डिटेल एक्सप्लेनेशन का सेकेंड पार्ट है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे कि मैम आपने इतना टॉपिक को इतना लेंदी कर दिया, आपने इतना समझा, इतना कर दिया। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं सिंपल, आप लोगों के होने वाले हैं इंटरनल एग्जाम्स। ठीक है, ये बोर्ड पैटर्न से ही होंगे लेकिन इंटरनल वे पे होंगे। अब इंटरनल वे में हर टीचर का क्वेश्चन बनाने का तरीका, उनके सोचने का तरीका अलग अलग होता है। तो आपके सामने क्वेश्चन टीचर किस तरीके से रखेगा ये मैं भी नहीं जानती। प्रैक्टिस में कराऊंगी लेकिन ये मैं भी नहीं जानती वो किस तरीके से रखेगा। इसीलिए मैंने आपको जो टॉपिक्स हैं वो पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, ताकि आपके पास 1% का भी डाउट नहीं रहे। शब्द देखिए, मैंने पूरे डिटेल में आपको समझाया कि शब्द क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, वहाँ से लेकर उनके वर्गीकरण आधार पर हर एक चीज़ मैंने समझाई। अब इसी तरीके से हम समझने वाले हैं पद। वैसे तो मैं इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि पद क्या होते हैं, लेकिन चूंकि अब पद शुरू कर रहे हैं तो पद मुझे यहाँ बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज का वीडियो है क्लास 9th हिंदी कोर्स बी, व्याकरण का टॉपिक है शब्द पद, जहां पर हम कर रहे हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी करा चुकी हूँ जिसमें मैं शब्द को समझा चुकी हूँ। पार्ट 2 में हमने जैसे बताया कि अब हम करेंगे पद। शब्द और पद ये एक ही होते हैं, मगर इनके प्रयोग करने के तरीके के कारण इनका रूप बदलता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों, प्रत्यय, उपसर्ग, वचन, लिंग, कारक, पुरुष आदि में बंधकर किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह शब्द स्वतंत्र शब्द ना रहकर पद बन जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर बोलती हूँ, मैं यहाँ पर कुछ शब्द आपको लेकर देती हूँ। अभी हम ये एग्जाम्पल्स भी आपको समझाएंगे, लेकिन मैंने क्या बोला कि मैं पहले आपको कुछ लेकर दिखाती हूँ। मैंने क्या बोला कि जब हम उनमें क्या क्या लगा रहे हैं, नियमों को, प्रत्यय है, उपसर्ग है, वचन है, लिंग है, कारक है, पुरुष आदि में बंध जाते हैं। जब तक ये स्वतंत्र है सही है। जैसे कि हमने कुछ शब्द लिए, मैंने शब्द आपको समझा चुकी हूँ। शब्द मैंने लिए, शब्द में हमने क्या लिया, पहले एक हम संज्ञा शब्द ले लेते हैं, जैसे हमने बोला मोहन। ठीक है, दूसरा हमने एक विशेषण ले लिया, या चलो सर्वनाम ले लेती हूँ, मैं। ठीक है, उसके बाद हमारा शब्द क्या था, आपका एक विशेषण ले लेते हैं, अच्छा। उसके बाद ले लेते हैं खेलना, ये हमारा क्रिया था। ठीक है, हमने ये 4 शब्द लिए हैं। अब ये शब्द ये जब तक अलग अलग हैं ये क्या कहला रहे हैं, शब्द कहला रहे हैं। ये सभी शब्द हैं। ठीक है, अब इनको हम प्रयुक्त कर देते हैं किस में, अब इनका हम इस्तेमाल कर देते हैं वाक्य में। ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगे, पद। कैसे बनेंगे पद, चलिए देखते हैं। ध्यान देखिए, यहां पर क्या आया, जैसे हम बोल रहे हैं मोहन और मैं अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। अब क्या हुआ, यहीं पर है वो शब्द। ठीक है, यहां पर थे वे शब्द जिनको हमने इस्तेमाल कर दिया। मोहन हो गया, मैं हो गया, अच्छा हो गया, खेलते हैं। ये शब्द जब तक यहाँ थे, यहाँ पर लिखे थे, जब तक इनको हमने वाक्य में प्रयोग नहीं किया था
तब तक ये स्वतंत्र थे, तो ये शब्द थे। लेकिन जैसे ही इन्हें हमने एक वाक्य में प्रयोग किया, ये क्या बन गए? पद बन गए। कैसे पद बन गए? जैसे कि हम बोलेंगे मोहन हो गया हमारा संज्ञा पद, ये क्या हो गया? संज्ञा पद। फिर यहां पर अगर हम यहां पर आते हैं तो ये हमारा क्या हो गया? क्रिया विशेषण पद। कौन सा पद हुआ ये? क्रिया विशेषण पद हो गया। फिर उसके बाद मैं हमारा क्या हो गया? सर्वनाम पद हो गया। अच्छा हमारा क्या हो गया? विशेषण पद हो गया। सॉरी, और हमने क्रिया विशेषण लिख दिया। सॉरी, यहां पर ये क्रिया विशेषण पद नहीं होगा। सॉरी, ये है समुच्चयबोधक पद। ये क्या है? समुच्चयबोधक पद, क्योंकि ये दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये हो गया समुच्चयबोधक पद। फिर ये हो गया क्रिकेट। क्रिकेट भी अगर हम लेंगे तो क्रिकेट भी हमारा क्या है? चूंकि ये खेल का नाम है इसलिए ये क्या कहलाएगा? संज्ञा पद। फिर उसके बाद खेलते हैं क्या कहलाया? क्रियापद। देखिए अब क्या हुआ? ये व्याकरण के पदों में बन गया। किस में बन गया? ये व्याकरण के पदों में बन गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो आप हमेशा एक चीज ध्यान देना कि शब्द जब तक स्वतंत्र हैं, ये यहां पर क्या कहलाएगा? ये संज्ञा शब्द कहलाएगा, ये सर्वनाम शब्द कहलाएगा, ये विशेषण शब्द कहलाएगा, खेलना क्रिया शब्द कहलाएगा। लेकिन जैसे ही ये किस में बंधा? आपका वाक्य में, वो बदल जाता है पद में। अब यहां पर देखिए क्या है? जैसे सन्यासी सोता है, बंदर कूदता है, शेर दहाड़ रहा है, सुभाष लिखता है। यहां सन्यासी, बंदर, शेर, सुभाष आदि शब्द विभिन्न वाक्यों में प्रयुक्त होकर पद बन गए हैं। तो अगर हम इन शब्दों को लेंगे, सन्यासी, बंदर, शेर, सुभाष, अगर हम इनको इंडिविजुअली लें, इनको हम वाक्य में प्रयोग ना करें तो ये शब्द हैं। लेकिन जब हम इनको वाक्य में इस्तेमाल करते हैं तो वो पद बन जाते हैं। सिंपल, जब तक वो आजाद हैं वो शब्द हैं। जैसे ही उन्हें हम कहाँ लेकर आए? उनके घर पर, यानी कि उनके वाक्य में लेकर आए, वो क्या बन गए? पद बन गए। सिंपल, उनकी अपनी एक आइडेंटिफिकेशन हो जाती। वो पद बनते क्यों हैं? अब मैं बता दूं। जब तक वो आजाद हैं उनकी कोई पहचान नहीं होती, वो बिल्कुल आवारगी के साथ घूम रहे हैं। जो चाहे उनको अपने घर रख सकता है और उनको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब हम उन्हें किसी वाक्य में इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें अपना घर मिल जाता है, उनकी अपनी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। तो इस हिसाब से उनकी पहचान बन जाती है, इसलिए वो पद बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको समझाया कि पद क्या होते हैं। अब पद के प्रकार पर आते हैं। पद के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, यहां दिए हैं पद के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा पद, ठीक है, संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रियापद और क्रिया विशेषण पद। ये 5 पद होते हैं। ठीक है, तो इनको हमें ध्यान रखना है ये क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं, यहाँ पर पद दिए हैं। सबसे पहले हम आते हैं संज्ञा पर। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव अथवा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो याद रखिए ये संज्ञा की परिभाषा है। बेसिक चीजें जो आपने क्लास 2nd या 3rd में पढ़ी हैं, आप सोच रहे हो अरे वो तो बहुत छोटे क्लास की बात थी। नहीं, ये अभी भी आपको 9th में और फिर आगे 10th में भी जरूरत पड़नी है। तो इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये तो संज्ञा की परिभाषा है, जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया राम, चांदी, अयोध्या, प्रेम, पुस्तक, दिल्ली, राधेश्याम आदि। व्यक्ति संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अभी तक आपने 3 भेद पढ़े, 3 भेद पढ़े हैं ना। तो अब इनके हम 5 भेद पढ़ेंगे। अब 5 भेदों के जरा थोड़े से चीजों को समझिएगा। इनको 5 भेद अलग अलग क्यों कहे हैं, और जब ये 3 भेद रहते हैं तो ये किस स्वरूप में रहते हैं। जब हम बोलते हैं ना संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है,
तब भी ये 5 ही रूप में रहते हैं, लेकिन ये उपभेद के में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये 5 भेद कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के अंदर 2 चीजें आती हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, और 5वीं होती है आपकी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आ रही है आपके पास व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों से किसी विशिष्ट व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का ज्ञान हो, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। सॉरी, जैसे श्याम, भारत, अमेरिका, जनवरी, हिमालय, दिवाली, गंगा, सरोवर, पटना। किसी का भी नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी लड़के का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, किसी समुद्र का नाम हो, किसी पर्वत का नाम हो, किसी इमारत का नाम हो, मतलब पर्टिकुलर अगर नाम आ रहा है। जैसे आप लोगों में बहुत सारे लोग सोसाइटी में रहते हैं, तो अगर हम बोलें सागर टावर, ठीक है, तो टावर तो बहुत सारे टावर हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर सागर जो है उसका नाम है, इसलिए सागर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। ठीक है, अब हम बोलेंगे तोता, तो तोता पर्टिकुलर एक पक्षी का नाम है। अगर हम पक्षी बोलेंगे तो वो संपूर्ण पक्षी जाति के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर अगर हम तोता बोल रहे हैं, कबूतर बोल रहे हैं, कोयल बोल रहे हैं, कौवा बोल रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर कुछ पक्षी के नाम हैं, तो ये आ जाते हैं आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो समझ गए, जैसे इन्होंने यहाँ पर बताया है, नदी का नाम है, पहाड़ का नाम है, किसी जगह का नाम है, शहर का नाम है, गली का नाम है, बिल्डिंग का नाम है, किसी का भी नाम आ जाए तो वो नाम हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या दिया गया जातिवाचक संज्ञा में? जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की जाति का बोध हो, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लड़का, देश, पहाड़, नदी, विद्यालय, अखबार, शिक्षक, पुस्तक, विद्यार्थी। अब क्या है, अब जैसे लड़का की बात हम कर रहे हैं तो इसमें पूरी लड़के कम्युनिटी की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम स्त्री की बात कर रहे हैं तो पूरी जितनी स्त्रियां हैं उन सभी की कम्युनिटी की बात हो रही है। हम विद्यार्थी बात करेंगे तो उसमें सभी लड़के और लड़की आ जाएंगे, सारे विद्यार्थी कम्युनिटी आए। अगर हम नदी की बात कर रहे हैं तो उसमें गंगा, जमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, सारी नदियां आ जाएंगी। ठीक है, यमुना, झेलम, क्षिप्रा, जितनी भी आप ले सकते हैं सारी नदियां उसके अंदर आ जाएंगी। पहाड़ का हम बात करें तो उसमें हिमालय भी आएगा, हिमालय की चोटी माउंट एवरेस्ट भी आएगी, कंचनजंगा भी आएगी, आपका क्या कहते हैं, जितनी भी आप देख लो पहाड़ में, आप गोवर्धन पर्वत भी ले सकते हो, तो उन सब में जितने नाम हैं वो सभी उसके अंदर आ जाएंगे। तो किसी शब्द से अगर पूरी कम्युनिटी की हमें बारे में पता चलता है तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं भाववाचक संज्ञा। नाम से ही पता है, जहां हमारे भाव या फीलिंग्स की बात होती है वो। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, धर्म, दशा, अवस्था आदि का पता चले वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, स्नेह, बल, जवानी, मिठास, हरियाली, शीतलता, मित्रता, क्रांति, क्रोध, आलसी, सच्चाई, अहंकारी, पढ़ाई। ये सारी चीजें हम देख नहीं सकते मगर हम महसूस कर सकते हैं। हमेशा भाव देखो, अगर सामने वाला व्यक्ति बहुत बलशाली है तो हमें क्या उसकी बलशालीपन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, हम उसके बल को महसूस कर पा रहे। कहने का मतलब उसने एक बहुत ही भारी अगर पत्थर उठाया है तो वो तो पत्थर उठा रहा है, हमें उसके बल का तो एहसास नहीं हो रहा ना, हम ये चीज एहसास कर सकते हैं कि वो बहुत बलशाली है। ठीक है, अब मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, तो क्रोध आता है तो हम क्या करते हैं? हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन ये हमारे लक्षण हैं, लेकिन हमारा भाव क्या है? क्रोध ही। ठीक है ना, तो वो भाव का नाम है। अब भाव में हमारे पास खुशी भी हो सकती है, दुख भी हो सकता है, क्रोध भी हो सकता है, ठीक है, घिन भी हो सकती है। तो हमारे पास तो बहुत सारे भाव हैं। अब जिस भाव को हम जैसे प्रकट करते हैं उसे उस हिसाब से नाम दिया जाता है, तो ये कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट आते हैं समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। बेसिकली जातिवाचक संज्ञा के अंदर ये दोनों संज्ञाएं आती हैं, ध्यान रखना। वैसे 3 पार्ट होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंदर समूहवाचक और द्रव्यवाचक आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने अलग अलग करके आपको समझा दिया है। पहला है समूहवाचक, जिसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जहां पर हम किसी चीज को कलेक्ट, जैसे अंगूर का गुच्छा तो कलेक्टिव नाउन है,
गुच्छा, चाबी का गुच्छा कलेक्टिव नाउन है ना। तो देखिए क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय समूह का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, अब परिवार किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता, 3, 4, 5 लोगों से, करीबन 15, 15, 20, 20 लोगों से क्या होता है परिवार। तो यहाँ पर कई सारे लोगों इकट्ठा है ना, तो उसको क्या हम बोलते हैं परिवार। उसी तरह उन्होंने बोला सेना, तो सेना किसी एक सिपाही से नहीं बनती, हजारों सैनिक होते हैं तो सेना होती है। फिर आते हैं मेला, मेले में क्या होता है, कोई एक व्यक्ति जाता है तो मेला बनता है, नहीं, बहुत सारे लोग जाते हैं तो मेला बनता है। उसी तरह सभा है, दल है, गुच्छा है, गिरोह है, कक्षा है, समिति है, आयोग, टीम, कर्मचारी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ जब इकट्ठा होते हैं, जैसे हम गुच्छा बात करें तो वो अंगूर का गुच्छा हो सकता है तो वहाँ बहुत सारे अंगूर हैं, चाबी का गुच्छा हो सकता है तो वहाँ पर बहुत सारी चाबियाँ हैं। अगर सभा आयोजित की गई तो सभा किसी एक व्यक्ति के नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए बात होगी। तो जहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्या, तो ये सब जहाँ पर एक शब्द से हमें बहुत सारे लोगों का ज्ञान हो वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। अब आ जाते हैं द्रव्यवाचक। द्रव्य मतलब होता है, इंग्लिश में आप देखो इसको बोलते हैं लिक्विड। क्या बोलते हैं, लिक्विड। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या तरल पदार्थ का बोध हो वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। धातु, ठीक है, सोना, चांदी, लोहा, ये सभी किसमें आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में। जैसे है सोना, चांदी, घी, तेल, पानी, दाल, चावल, रोटी, दही, धुआं, मिट्टी। तो ये सब चीजें क्या आ रही हैं आप बताएंगे। जहां पर हम किसी तरल पदार्थ की बात कर रहे हो, जहां पर हम किसी ठोस वस्तु की बात, धातु की बात कर रहे हो, वो सभी आपके। अब जैसे इसमें रुपया, रुपया जो है वो लिक्विड के अंदर ही आता है, हमेशा ध्यान रखना। रुपया, पैसा, ये हमारा लिक्विड के अंदर आएगा। तो इस तरीके से वो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हमने पहला पद का भेद देखा, संज्ञा पद, ठीक है, जिसके हमने पढ़े 5 भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारा पद है सर्वनाम पद। कौन सा है, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वे कहलाते हैं सर्वनाम पद। ठीक है, देखिए क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, यह, वे, जो, जिसे, कौन, किसका। तो अब सर्वनाम तो आप सभी को पता है। जैसे मैं बोलूं कि रूपाली आज स्कूल जाएगी, रूपाली आज बाजार जाएगी, उसकी जगह मैं ये बोलूं कि मैं आज बाजार जाऊंगी। सिंपल सी बात है ना। तो जहां पर हम किसी का नाम हटाकर जिन शब्दों को लगा देते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, अब इसके जो भेद बताए गए हैं यहाँ पर देखते हैं। पहला भेद आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। जब हम बात करते हैं, ठीक है, जब हम बात करते हैं तो हमेशा 3 लोगों के बीच में बात होती है। पहला जो बात को कह रहा है, दूसरा जो बात को सुन रहा है, और तीसरा जिसके बारे में बात हो रही है। यही चीज आपकी कहलाती है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले यानी कि वक्ता, मैं, सुनने वाले अथवा आप, जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है यानी कि तीसरा, के लिए कुछ कहा जा रहा हो उसके लिए किया जाता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक हो गया। चलिए देखिए, इसके 3 भेद होते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे मैं, अगर मैं बोलूंगी मैं तुम्हारे साथ आज उसके घर जाऊंगी, तो यहां पर मैं सर्वनाम है, तुम्हारे सर्वनाम है, उसके सर्वनाम है। तो यहां पर अगर मैं बात कर रही हूं तो मैं कौन हो गई, जो बात कर रहा है वो उत्तम पुरुष होता है। जिससे बात कर रहा है यानी कि तुम, वो हो गया मध्यम पुरुष। और जो थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है यानी कि उसका, वो हो जाता है आपका क्या, अन्य पुरुष। अब इसको मैं लिख कर समझा दूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम सेंटेंस लिख रहे हैं, मैं आज
तुम्हारे साथ उसके घर जाऊंगी। ठीक है, तो यहां पर हमने 3 सर्वनाम शब्दों को लिखा है। पहला है मैं, दूसरा है तुम्हारे और तीसरा है उसके। अब चूंकि मैं यहां बात कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं ना, तो मैं कौन होती हूं? मैं हो जाती हूं उत्तम पुरुष। कौन हो जाती हूं? उत्तम पुरुष। अब मैं बात किससे कर रही हूं? अगर मैं बात कर रही हूं तो मैं किसी से तो बात कर रही हूँ, आपस में तो नहीं बड़बड़ा रही हूं। मैं किससे बात कर रही हूं? मैं तुमसे बात कर रही हूं। तो यहां पर सेकंड पर्सन कौन है? तुम, जिससे बात कर रही हूं, तुम्हारे। तो तुम्हारे क्या हो जाता है? ये मध्यम पुरुष हो जाता है। ठीक, ओके। फिर आते हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? उसके बारे में। तो वो हमारा थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन हमारा क्या कहलाता है? अन्य पुरुष। समझ गए? तो इस तरीके से आपको मैंने बता दिया कि पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष, सर्वनाम के जिस रूप से बोलने वाले या कहने वाले का बोध हो वह उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। तो अब इससे क्या पता चल रहा है? मेरे बारे में पता चल रहा है ना कि कौन बोल रहा है, तो मैं उत्तम पुरुष हो गई। अब उसी तरीके से नेक्स्ट आइए। जैसे मैं छोटा था, हम मैदान में खेल रहे थे, यहाँ मैं व हम उत्तम पुरुष का है, क्योंकि इसमें भी हम शामिल हैं और मैं में भी हम शामिल हैं। ठीक है, क्योंकि मैं, हम के साथ कई लोग आ रहे हैं, तो उसमें मैं तो इंक्लूडेड हूं ना। मैं में तो मैं हूं ही, तो मैं बोल रही हूं, तो मैं उत्तम पुरुष हो गई। फिर आते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या है? सर्वनाम के जिस रूप से सुनने वाले का बोध हो मध्यम पुरुष कहलाता है। यानी कि अब मैं अगर बोल रही हूं तो आप तो सुन रहे हो ना। सुन कौन रहा है? आप सुन रहे हो, या मैं आपसे बात कर रही हूं, तो आप हो गए मध्यम पुरुष। जैसे अब तुम लौट जाओ, तो तुम, अब मैं बोल रही हूं तो मैं तो इसमें इंक्लूडेड नहीं हूं, लेकिन मैं तुमसे बोल रही हूं, तो यहां तुम शब्द आपका क्या हो जाता है? मध्यम पुरुष हो जाता है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? तो यहां पर आप शब्द किससे हुआ? आप, यानी कि आप मेरे सामने हैं, तो आप हमारा क्या हो गया? मध्यम पुरुष, क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूं, मैं आपसे मुखातिब हूं। देखिए क्या है, यहां तुम और आप मध्यम पुरुष सर्वनाम है। इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं तीसरा, जो कि है अन्य पुरुष। सर्वनाम के जिस रूप का प्रयोग बोलने या सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए किया जाता है, यानी किसी और के लिए किया जा रहा है, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जिनको हम थर्ड पर्सन, जैसे कि आप लोग जानते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये क्या होता है? थर्ड पर्सन, यानी कि अन्य पुरुष। जैसे हम बोले वह कपड़े धो रहा है। अब यहां पर देखिए, आप सपोज करो मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हो, और बात क्या कर रहे हैं? वह। मैं क्या बोलूं? मैं आपसे बोल रही हूं, वह कपड़े धो रहा है। हम दोनों के बीच में हम तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं, तो वह हमारा क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। फिर आते हैं, वे सूत भी बहुत सुंदर काटते थे। अब वे भी हमारे, अगर हम वे भी बात कर रहे हैं तो वो भी थर्ड पर्सन है। हम दोनों के बीच का जो टॉपिक है वो तीसरा पर्सन है, इसलिए वो क्या हो गया? अन्य पुरुष। चलिए, अब यहां पर हमारे सर्वनाम का जो पहला भेद था, पुरुषवाचक सर्वनाम, हमने हटा कर दिया। अब हम आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, ये सेकंड है। निश्चय, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि हमें पता है पर्टिकुलर चीज को। निश्चय मतलब यही। देखिए क्या है, जिस सर्वनाम शब्दों के पास अथवा दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चित संकेत स्पष्ट होता है, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जहां पर हम पूरी तरीके से कंफर्म हैं कि हम इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, वे मेरे बड़े भाई हैं, यह बहुत मजबूत है। यहाँ पर मैं और यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब कैसे? जैसे हमने बोला वे, हम पर्टिकुलर वे ही मेरे बड़े भाई हैं, हम क्या बोलेंगे? वे ही मेरे बड़े भाई हैं। ठीक है, तो वो आपका हो जाता है क्या? निश्चयवाचक। अब यह बहुत मजबूत है। अब यहां पर हम क्या बोल रहे हैं?
यह बहुत मजबूत है। अब यह शब्द क्या हो रहा है आप बताइए, यह पर्टिकुलर हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, यह हम निश्चित हैं, तो ये आपका हो जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित बोध ना हो। अभी तो हमें पर्टिकुलर श्योर था, जब हम श्योर होते हैं तो वो निश्चय होता है। जब ये होता है कि हम श्योर नहीं हैं, तब क्या होता है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यहाँ पर हम बोल रहे हैं लकीर पीटते रहना कुछ अपना धर्म समझते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द, कुछ की जगह, अब जैसे हम यहाँ पर बोलते हैं लकीर पीटते रहना वो अपना धर्म समझते हैं, तो वहां पर पर्टिकुलर हम वो की बात कर रहे हैं। तो अब जैसे बताओ लकीर पीटते रहना तुम अपना धर्म समझते हो, तो मुझे पर्टिकुलर पता है कि तुम्हारी बात हो रही है। ठीक है, तो मैं निश्चित हूं, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। लेकिन कुछ का मतलब होता है इसके अंदर बहुत सारे लोगों को ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं ये भी हमें पता नहीं, तो ये हो जाता है आपका अनिश्चय। जहां पर हमें, जैसे हम बोले कि बाहर कोई आया है, अब जैसे हम बोल दें कि बाहर अंकल आए हैं, तो हमें पता है कि हमने देख लिया कि अंकल आए हैं। अब हमें बाहर पता ही नहीं है कि कौन है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, बाहर कोई आया है। तो अंकल संज्ञा शब्द है, उसको हटा दीजिए, उसकी जगह अगर हम कोई लगा देते हैं तो हम क्या ले आते हैं वहां पर, उसको सर्वनाम कर देते हैं। अंकल तो संज्ञा शब्द है ना, उसकी जगह अगर हम सर्वनाम शब्द लगाएंगे तो कोई हो जाएगा, और कोई कौन सा भेद होगा, मुझे नहीं पता कौन आया है, तो उस जगह क्या हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे माँ ने बोला कि बाजार जाओ और लौकी ले आओ। ठीक है, बाजार जाओ और लौकी ले आओ। ठीक है, अब यहां पर हमको पता है कि लौकी ही लेकर आनी है सब्जी। अब माँ ने बोला कि बाहर जाओ और कुछ ले आओ, क्या ले आओ नहीं पता, कुछ लाना है ये पता है, मगर क्या लाना है नहीं पता है, तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। अब चौथा हमारा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या दिया है, जिस सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से प्रकट हो वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, यह तो जर्नल के भाई का है जो थोड़ी देर पहले यहाँ पधारे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये, अच्छा इसमें संबंधवाचक सर्वनाम में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा पेयर में आएंगे। ठीक है, यानी कि एक अगर सर्वनाम आ रहा है तो उसके साथ दूसरा सर्वनाम भी आएगा, तो ये हमेशा पेयर के साथ ही चलेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है यह और दूसरा है जो, यह तो जर्नल का भाई है जो थोड़ी देर पहले आया है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पेयर में चल रहा है, इसलिए ये आपका हो जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ। क्या दिया है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता है क्वेश्चन, जहां पर हम क्वेश्चन या क्वेश्चन वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, वो आपके कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे दिया है यहाँ पर, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, संज्ञा जो हम जहां इस्तेमाल करेंगे वहीं पर सर्वनाम इस्तेमाल होगा। ये एक बहुत ही डाउटफुल चीज रहती है कि कभी कभी क्या होता है, हमें नहीं पता कि ये विशेषण है या सर्वनाम है। इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब आपको डाउट हो, उस जगह हमेशा जिस शब्द पे डाउट है उस जगह पर संज्ञा शब्द को लगा कर देखो। अगर वो सेट बैठ रहा है तब तो वो सर्वनाम है, अगर उस जगह विशेषण शब्द आ रहा है तो वो विशेषण हो जाता है। क्योंकि अभी हम आपको विशेषण समझाएंगे ना, तो आप देखना ये चीज आपके सामने अभी कंफ्यूजन के तौर पर आएगा, तो उसे हम विशेषण समझाते समय पूरी तरीके से क्लियर करेंगे कि एक ही शब्द, यह शब्द आपको विशेषण में भी इस्तेमाल होगा और यह शब्द आपका सर्वनाम में भी इस्तेमाल होगा, दोनों जगह होगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे ये समझने की बात है। चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ पर दिया है चिल्ला कौन रहा है। अब चिल्ला कौन रहा है, तो हम बोलेंगे चिल्ला बच्चा रहा है। तो कौन की जगह अगर हम एक संज्ञा शब्द को फिट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कि वो सर्वनाम है। अगर हम फिट नहीं कर पाए तो समझ लेना कि वो सर्वनाम है ही नहीं। ठीक है, दूसरा शब्द है यहाँ कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब जैसे मेरे सामने कुछ रखा है तो मैं सीधे पूछूंगी यह क्या है। ठीक है, सिंपल, जैसे अभी मैं ये ऐसे इसको ले लूं और इसको अपने हाथ पे रख दूं तो मैं पूछूंगी यह क्या है। तुमने पूछा यह क्या है तो मैं उत्तर दूंगी यह पेन है।
तो क्या की जगह कौन सा शब्द सेट हुआ, पेन सेट हुआ, तो पेन संज्ञा है, ठीक है ना। तो बस यही आपको चेक करना है कि जब हम उन शब्दों को हटाएं तो उस जगह जो इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ भी अपने दिमाग से बैठा लो, अगर इस्तेमाल कर पा रहे हो तो इसका मतलब कि वो सर्वनाम है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, निजवाचक सर्वनाम। यहां पर जो शब्द मैं सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करूंगी वो होते हैं निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे देखिए, जो सर्वनाम शब्द स्वयं का बोध कराते हैं वे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी, जैसे मैं बोलूंगी, क्या बोलूंगी, रूपाली अपना काम खुद कर लेगी, या मैं अपना काम खुद कर लूंगी, सिंपल। जैसे मैं बोलूं मैं अपना काम खुद कर लूंगी, तो यहाँ जो ये खुद शब्द है ये किसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है, मैं अपने लिए इस्तेमाल करूंगी। मैं ये तो नहीं कह रही मैं अपना काम रूपाली कर लेंगी, मैंने ऐसा बोलना कितना अटपटा लगता है ना। तो जहां पर कुछ शब्दों को मैं सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करूंगी वो आपके कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम। कौन से कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि यहां दिया है, बचेंद्री पाल ने स्वयं बर्फ पिघलाकर चाय बनाई, वे अपने आप आगे बढ़ती रही। अब यहां पर देखो, बचेंद्री पाल ने स्वयं, तो स्वयं शब्द किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, खुद बचेंद्री पाल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये निजवाचक सर्वनाम है। दूसरा आइए, अपने आप, अपने आप भी वो किसके लिए इस्तेमाल कर रही हैं, अपने लिए ही इस्तेमाल कर रही हैं। तो जहां पर जो शब्द कर्ता स्वयं अपने लिए इस्तेमाल करता है वो क्या कहलाता है, आपका निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जिसमें खुद है, स्वयं है, अपने आप है, ये सारे शब्द आते हैं। चलिए अब हम तीसरे पर आ गए हैं जो कि है विशेषण। अब विशेषण क्या होता है, सबसे पहले यहां पर समझना, विशेषण दो तरीके के रहते हैं, एक होता है क्रिया विशेषण और दूसरा होता है विशेषण। विशेषण जो होता है वो हमेशा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाएगा, जबकि क्रिया विशेषण हमेशा क्रिया की विशेषता को बतलाएगा। मेरे पास अभी इससे रिलेटेड, ये विशेषण और क्रिया विशेषण से रिलेटेड 2 कमेंट्स आए थे जिसमें मैंने आप लोगों को उत्तर भी दिया है, ठीक है, कि मैम ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कि हम कैसे करें। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई क्रिया क्या है और संज्ञा क्या है। अब जहां पर आपको ये सारी चीजें पूरी तरीके से क्लियर हैं, वहां पर आप इन दोनों के साथ जो शब्द लग रहे हैं वो बता दें। विशेषता का मतलब होता है यहाँ पर उसके गुण, उसकी जो क्षमता है, उसकी जो क्वालिटीज हैं, जो उसकी संख्या है ना, वो सारी चीजें जहां पर बताए वो आपका विशेषण होता है, और उसी हिसाब से विशेषण के भेद निकलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे हम बोलेंगे सीता सुंदर है, ठीक है, तो सीता की क्या विशेषता है, सीता संज्ञा शब्द है ना, तो सीता की क्या विशेषता है कि वो सुंदर है। उसी तरह हम बोलेंगे अजय मोटा है, अब अजय की दशा क्या है, उसका मोटापा, तो हम क्या बोलेंगे, अजय की क्या यहां पर विशेषता हो रही है कि भाई वो तो मोटा है। दूसरा लेकर आते हैं काला, काला हम क्या बोलेंगे, पेन काला है, तो पेन की क्या विशेषता है कि ये काला है। तो जहां पर संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द है, इन सभी की क्वालिटीज को बताया जाता है, उनकी विशेषता को बतलाया जाता है, वो विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे दिया है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाते हैं वह विशेष्य कहलाता है। अच्छा, अब यहां पर कुछ चीजों को समझते हुए चलिएगा। अब जैसे यहां पर हम बता रहे हैं जैसे हमने बोला राम बहुत अच्छा है, ठीक है, तो यहां पर किसकी विशेषता बतलाई जा रही है, विशेषता किसकी है, विशेषता यहां पर बतला रहे हैं हम राम की, तो राम क्या है, ये विशेष्य है जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है, ठीक है, ये विशेष्य है। इसकी विशेषता क्या है, वो अच्छा है, तो ये इसका विशेषण है। अब इस विशेषण की भी अच्छाई बताई जा रही है, विशेषण की भी अच्छाई क्या है, बहुत, तो ये क्या है, ये कहलाएगा प्रविशेषण। यानी कि जहां पर विशेषण की भी विशेषता बतलाई जाए, विशेषण की भी विशेषता बताए, अच्छा तो है मगर उसकी भी अच्छी क्वालिटी है कि वो बहुत अच्छा है, तो वो क्या कहलाता है, प्रविशेषण। जिसकी विशेषता बतलाई जाती है विशेष, जो विशेषता है वो विशेषण, और उस विशेषता की भी विशेषता कहलाती है प्रविशेषण,
ठीक है, तो यही चीज उन्होंने बताई कि विशेषण कहलाता है। अब इसके भेद देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारे पास गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जहां पर हम किसी के गुणों का बखान करते हैं। जैसे देखिए, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्थान, दशा, काल आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। किसी की भी हम क्वालिटीज के बारे में बता रहे हैं, सिंपल ये समझ लेना। जैसे हम दिया, महादेव देसाई की लेखन शैली मनोहारी थी। लेखन शैली यानी कि राइटिंग, ठीक है, तो यहां मनोहारी उनकी विशेषता है, ये क्या है? उनकी क्वालिटी। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, तो यहां पर आदमी की क्या विशेषता है? कि वो साधारण है और बेचारा है। तो ये दोनों ही क्या है? आदमी की क्वालिटीज को बता रहा है। तो आदमी संज्ञा है, इधर महादेव देसाई संज्ञा है। महादेव देसाई की लेखन शैली की क्या क्वालिटी है? कि वो मनोहारी है। उसी तरह आदमी की यहां पर क्या क्वालिटी है? कि वो बेचारा भी है और साधारण भी है। ठीक है, तो इस तरीके से संज्ञा में जहां पर भी आप गुण, दोष, रंग, आकार, स्थान, दशा, काल, जैसे मोटा, पतला, लंबा, छोटा, काला, गोरा, है ना, उसका रंग, जो कुछ भी आप बताएंगे वो उसके गुण के अंतर्गत ही आता है, वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अब आ जाते हैं इसके दूसरे भेद पर। क्या दिया गया है? संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है किसके बारे में बात हो रही है? संख्या, यानी कि कोई गिनती, किसी चीज की काउंटिंग हो गई। यहाँ क्या कह रहे हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे संख्या उन्होंने बोला, क्या यहां पर बोल दिया कि 2 सेब ले आओ, तो सेब संज्ञा है, तो 2 क्या हो जाएगा? संख्यावाची विशेषण। अब वहां पर बोलेंगे कुछ सेब ले आओ, क्या कहेंगे? कि कुछ सेब ले आओ। तो अब उस जगह पर हम क्या बोलेंगे कि कैसे इसको पता करेंगे? तो कुछ हमें नहीं पता कितना, तो वो क्या हो जाएगा? अनिश्चितवाचक संख्यावाचक। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक। देखो यही चीज बताई ना। इसके 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित। जो शब्द विशेष की निश्चित संख्या का बोध कराए उन्हें हम बोलते हैं निश्चित संख्यावाची विशेषण। जैसे तब वे 14 साल के थे। ठीक है, अब यहां पर साल क्या है? क्या है? तब वे। अब यहां पर वे जो है, वे क्या है? वो सर्वनाम है। अब सर्वनाम की विशेषता क्या है? वो 14 साल के थे, तो 14 हमारी क्या हो जाएगी? ये संख्यावाची विशेषण हो जाएगी। नेक्स्ट आइए, कुंभ का मेला प्रत्येक 5 वर्ष में लगता है। अब यहां पर क्या है? कुंभ का मेला, इसके लगने की संख्या, यहां वर्ष की विशेषता क्या है? वर्ष हमारा क्या है? ये क्या कहते हैं? समय का एक वो बता रहा है, तो वर्ष संज्ञा है, उसकी विशेषता क्या है? कि ये 5 है, 5 वर्ष है। समझ में आ गया? तो जहां कहीं भी संज्ञा की ये निश्चित, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या बता रहा है, वो आपका निश्चित संख्यावाचक होगा। अब बात करें अनिश्चित संख्यावाची की। यहां पर देखा, जिन शब्दों से विशेष की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, जहां हमें पता नहीं कि कितनी संख्या है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे हम दिया, पत्नी भयभीत थी कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा। अब यहां पर दिन, दिन है ना, दिन दिया है। अब दिन की क्या विशेषता है? अधिक दिन। कितने दिन? नहीं पता। यहां पर क्वांटिटी बता रहा है, उसकी नहीं बता रहा है, कुछ नहीं पता। फिर है, कई बार मुझे डॉक्टर का डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। तो अब यहां पर भी आप क्या देख रहे हैं? कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। तो यहां पर क्या है? कई बार। तो ये हमारी क्या बता रहा है? ये किसकी? बार, यानी बारी आने की संख्या को बता रहा है। कितनी बार? नहीं पता। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा, मैं थोड़ा सा एक चीज बता देती हूं। जैसे हमने अभी सर्वनाम पढ़ा था, ठीक है, यहां पर ये देखिए था ना, यहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहां पर भी क्या था? देखिए, जहां पर बोध न कराता हो, जैसे लकीर पीटते रहने पर कुछ अपना धर्म समझते हैं, तो यहां पर कुछ आया ना। अब यहां पर हम कैसे पता करेंगे कि मैम ये विशेषण है कि सर्वनाम है? इसको पता करने का तरीका क्या है? अब देखिए, मैं इसमें बहुत ही बेसिक चीज आपको बता रही हूं, पहले वो समझना आपको, तब ये पूरी तरीके से हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की क्वांटिटी को बताएगा। ठीक है, जैसे हमने बताया
यहां पर दे, तुम कुछ फल ले आओ, तुम कुछ फल ले आओ, ठीक है। कुछ हो गया। अब उसी तरीके से इन्होंने बताया था अनिश्चित सर्वनाम, ठीक है। अब यहां पर सर्वनाम हमेशा उस जगह लगेगा जिसको हटाकर हम वहां कुछ आपकी संज्ञा लगा सकें। सर्वनाम का यही होता है। तो अब यहां पर हमने क्या लिया, तुम कुछ फल ले आओ, तो ठीक है ना। अब इसमें अगर एक हम सेंटेंस और बनाएं, वो क्या होगा, तुम कुछ ले आओ, तुम कुछ ले आओ, ठीक है। जैसे आपको भूख लगती है ना, तो आप क्या करते हो, मम्मी से, मम्मी भूख लगी है, तुम कुछ ले आओ। अब वो कुछ है। अब सिंपल सी एक चीज देखना, यहां पर दो चीजें, एक ही वर्ड है, कुछ और कुछ, मगर दोनों जगह इसके इस्तेमाल में फर्क है। कैसे? सबसे पहले देखिए, ये कुछ जो है किसके साथ इस्तेमाल हो रहा है, संज्ञा के साथ इस्तेमाल हो रहा है। हमेशा देखना संज्ञा के साथ। संज्ञा हमारा क्या है, यहां पर फल हमारा क्या है, ये विशेष्य है, क्योंकि इसकी संख्या कहां बताई जा रही है, यहां पर। तो इस तरीके से ये कुछ जो है वो अनिश्चय संख्यावाची विशेषण है, ठीक है। सेम शब्द देखो, यहां पर फल की क्वांटिटी को बताया जा रहा है। हम इसकी जगह हम यहां पर अगर कुछ भी रखेंगे तो ये फल की संख्या को बताएगा। जैसे हम कहेंगे 2 फल ले आओ, 4 फल ले आओ, 5 फल ले आओ, हम ऐसे कुछ कहें। कुछ फल का मतलब होता है कि इसकी जगह अगर हम कुछ की जगह कुछ भी, अगर कुछ हटा रहे हैं तो हम नंबर को लगा पा रहे हैं। हम ये कहेंगे पीला फल ले आओ, अगर मान लो कुछ की जगह हम कुछ और लगाएं तो हम पीला फल बोलेंगे, हम लाल फल ले लेंगे, ऐसा होता है ना। तो हम अगर कुछ की जगह हम कोई और चीज लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हमेशा विशेषण ही लगेगा, चाहे वो संज्ञा शब्द लगेंगे, जैसे हम संज्ञा शब्द कह रहे हैं, जैसे हम उसके रंग को लगा सकते हैं, हम उसकी संख्या को लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम कुछ की जगह कुछ लगाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम नंबर लग सकते हैं कि 2 फल ले आओ, या हम बोलेंगे पीला फल ले आओ, ठीक है। हम बोलेंगे हरा फल ले आओ, हम कुछ भी बोलेंगे। तो अब हम जो कुछ भी लगा रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो फल की क्वांटिटी को बता रहा है या उसकी विशेषता को बता रहा है। तो हर संख्या में वो फल के बारे में ही बताएगा, ठीक है। तो इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक, हमेशा देखना जिसको कंफ्यूजन हो, आपको किसी भी वर्ड को लेकर कंफ्यूजन हो, खास तौर से आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को लेकर कंफ्यूजन होगा, तो हमेशा उस जगह पर किस चीज को और लगाने की कोशिश करना, वो और चीज जो कुछ होगा वही आपको निश्चित करेगा। जैसे अब यहां पर नेक्स्ट आ जाओ, तुम कुछ ले आओ। अब यहां पर कुछ के साथ क्या यहां पर कोई संज्ञा या सर्वनाम लगा है? नहीं लगा है, ठीक है। पहली चीज तो ये देखना, कुछ के साथ क्या कोई संज्ञा या सर्वनाम लगा हुआ है? नहीं लगा है। तो इसका सीधे सीधे मतलब हो गया कि ये शब्द तो विशेषण नहीं है, क्योंकि विशेषण हमेशा संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता को बतलाएगा, इसलिए उसके साथ संज्ञा या सर्वनाम शब्द हमेशा लगा होगा। तो इसलिए वहां आप यहां देख रहे हो कि यहां पर तो कुछ है ही नहीं। अब बात आ जाती है कि अब हम पहचाने कैसे, तो हम इस कुछ की जगह कोई वर्ड रखने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या बोलेंगे, कुछ कपड़े ले आओ, ठीक है, कपड़े ले आओ, खाने को ले आओ, खाना ले आओ, ठीक है, खाना ले आओ, दाल ले आओ, मिठाई ले आओ। जो कुछ भी आप रख रहे हो इस जगह क्या हो रहा है, ये संज्ञा शब्द आ रहे हैं, ये सारे ही संज्ञा शब्द हैं। चाहे कपड़े ले लो, खाना ले लो, दाल ले लो, मिठाई ले लो, कुछ भी ले लो, तुम कुछ ले आओ, है ना। जैसे आपको भूख लगती है तो तुम मम्मी से क्या बोलते हो, मम्मी तुम कुछ ले आओ, मुझे भूख लगी है, तुम कुछ लेकर आओ। तो अब मम्मी तुम्हारे लिए कुछ भी लेकर आए, उस कुछ की जगह चाहे वो बर्गर लेकर आए, पिज्जा लेकर आए, मैगी लेकर आए, दाल चावल लेकर आए, कुछ भी लेकर आए, जो कुछ का भी नाम रखा जाएगा वो हमेशा क्या होगा, संज्ञा होगा, ठीक है। अब तुमको इस जगह नहीं पता था, तुम उस जगह किसी और शब्द को रख के देखो, तुरंत तुम्हें पता चल जाएगा क्या है। तो सीधे सीधे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अनिश्चय सर्वनाम है, ठीक है।
पद है। समझ गए? जब हम एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से रखते हैं, सिर्फ एक चीज को हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सिर्फ ये देखना होगा कि उसको हटाने के बाद लग क्या रहा है। हो गया? तो समझ में आ गया अनिश्चय संख्यावाची सर्वनाम क्या है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, पहला गुणवाचक था, दूसरा संख्यावाची था, जिसका भेद था अनिश्चय संख्यावाची और निश्चित संख्यावाची। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरा परिमाणवाचक। क्या दिया है? जिन शब्दों में विशेष के परिमाण अथवा मात्रा का बोध हो वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, इसमें भी निश्चय परिमाणवाचक और अनिश्चय परिमाणवाचक है। पहले समझ लो, फिर अभी क्लियर बताती हूँ। जिन शब्दों के में विशेष की निश्चित मात्रा का बोध हो वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वे आते जाते पूरे 11 मील चलते थे। ठीक है, उसने 3 किलो आलू खरीदा। ओके, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां पर इन्होंने क्या बोला, ध्यान दीजिएगा, 11 मील 3 किलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनिश्चय परिमाण, जिन शब्दों में विशेष की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब यहां है खीर में थोड़ी चीनी। ठीक है, थोड़ी चीनी डालिए, थोड़ी और चीनी डालिए। कुछ दूर के बाद कोई चढ़ाई नहीं है। अब कुछ, ठीक है, अब यहां पर ये चीजें मैंने आपको मार्क करके बताई। सबसे पहले तो आप परिमाण का मतलब समझना। परिमाण का मतलब हमेशा उसके साथ कोई ना कोई पैरामीटर लगा होगा। कहने का मतलब है किलो है, ग्राम है, किलोमीटर है, मील है, सेंटीमीटर है। ये हमेशा, जैसे दर्जन है, दर्जन भी क्या आएगा, परिमाण में आएगा। जैसे 2 दर्जन, तो जो भी हमारी नाप तौल की जो इकाइयां होती हैं वो हमेशा किसमें आती हैं, परिमाण में आती हैं। तो जो भी आपसे कहे कि 2 किलो चीनी ले आओ, 5 किलो सेब ले आओ, जो भी ले आओ, 2 दर्जन केले ले आओ, इस तरीके से जहां दर्जन, किलो, किलोग्राम, मील जो भी लग रहा है वो सीधे सीधे आपके परिमाण को करता है। तो यहां पर तो हमें ये पता है। ठीक है, ये चीज है। तो ये हमें निश्चित संख्या बता रहा है, 11 मील है, 3 किलो है, तो ये परिमाण को बता रहा है। ये किसकी विशेषता बतला रहा है? जैसे यहाँ पर 11 मील है तो 11 मील जो है चलने की विशेषता, आने जाने का बता रहा है। यहाँ 3 किलो है, आलू की विशेषता को बतला रहा है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अनिश्चय। अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा, फिर यहाँ पर आएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर चीनी, चीनी हमेशा कैसे तौली जाती है? चीनी कैसे तौली जाती है? चीनी का तौल हमेशा किलोग्राम में होगी या ग्राम में होगा। तो इसलिए पहले ही अजम्पशन लगा लेना, अगर ऐसी कोई भी क्वांटिटी दी गई है जहां पर जिसे हम परिमाण में सोच सकते हैं तो वहां पर आपका हो जाएगा अनिश्चित परिमाण। जैसे चीनी है, तो अगर चीनी, थोड़ी चीनी होगी तो थोड़ी, क्या इन्होंने क्या बोला, खीर में थोड़ी चीनी और डालो। तो अब थोड़ी चीनी का हम क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, आप मुझे बताओ। हम 250 ग्राम डालेंगे, 100 ग्राम डालेंगे, 200 ग्राम डालेंगे, तो जितनी भी डालेंगे हम ग्राम के हिसाब से डालेंगे ना। तो कुछ चीजें आपको एजम्पशन में लेनी पड़ेंगी। अब जैसे यहाँ पर है कुछ दूर के बाद, अब किसी चीज की दूरी हम डिस्टेंस कैसे नापते हैं? डिस्टेंस कैसे नापेंगे? हम क्या कहते हैं, किलोमीटर में नापेंगे, मीटर में नापेंगे, सेंटीमीटर में नापेंगे, जैसे भी। अब जैसे मान लो, वैसे तो दूरी किलोमीटर और मीटर में ही नापी जाएगी, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर कुछ दूर को हम कन्वर्ट करना चाहें तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम किलोमीटर में ही करेंगे या मीटर में करेंगे। तो सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। हमेशा ध्यान रखना किसी भी चीज को हम कन्वर्ट किस तरीके से कर पा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं सार्वनामिक विशेषण। इसमें आप लोगों को दिक्कत आएगी, ठीक है। चलो इसको भी मैं क्लियर कर देती हूँ, अब भी 1 सेकेंड में आपको काम खत्म हो जाएगा। जो शब्द विशेष की ओर संकेत करते हैं अथवा जो सर्वनाम संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अब यहाँ पर सर आशुतोष मुखर्जी को इस युवक के बारे में जानकारी मिली। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, वैज्ञानिक चेतना के वाहक। दूसरा आइए,
शराफत भी कोई चीज है, तुम कब जाओगे अतिथि के बारे में। जब सर्वनाम के तुरंत बाद संख्या आ जाए तो वही सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप रहा है। अब इन्होंने देखो एक चीज आपको खास तौर पे बता दी, इन्होंने क्या बोला कि जब संज्ञा, जब सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आ जाए। अब देखो यहां पर क्या है, को इस, यहां पर इस है, ये नियम हमेशा याद रखना, संज्ञा और सर्वनाम दोनों कभी एक साथ नहीं आते हैं। ये एक पर्टिकुलर बेसिक नियम है, और अगर कहीं पे भी आ रहे हैं तो समझ लेना वो सर्वनाम शब्द सर्वनाम नहीं है, वो सार्वनामिक विशेषण है। अब इसको पहचानने का तरीका भी आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। अब युवक संज्ञा है, इसके तुरंत बाद इस लगा है, ठीक है, तो इस वैसे तो हमारा क्या होता है, आपका इस हमारा क्या होता है, वो हमेशा आपका सर्वनाम होता है, लेकिन इस जगह ये सर्वनाम नहीं है। अब ये विशेषण कैसे होगा, अभी इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे भी बताऊंगी। फिर दूसरा है, शराफत भी कोई चीज होती है। अब चीज, चीज मतलब किसी ऑब्जेक्ट को बोल रहे हैं तो संज्ञा है। अब कोई आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो क्या हो गया, वो विशेषण हो गया, ठीक। अब यहां पर आते हैं, अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप गया। यहां बटुआ, बटुआ संज्ञा है और ये सर्वनाम है। अब जरा मैं यहां पर आपको बदलने की कोशिश करती हूं। मैंने क्या बोला कि जब आपको कंफ्यूजन हो कि ये शब्द विशेषण है कि संज्ञा है कि सर्वनाम है, खास तौर से संज्ञा तो आप देखकर पहचान जाओगे, ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि भाई ये विशेषण है कि ये सर्वनाम है, ठीक है। तो उसकी जगह आप क्या करोगे, हमेशा दूसरे शब्द को लगाने की कोशिश करो। क्या करोगे, दूसरे शब्द को लगाओ। अगर उस जगह, अगर वो, या जैसे मान लीजिए ये इस है, अगर ये सर्वनाम होगा तो इसकी जगह जब भी आप कुछ लगाओगे हमेशा वो संज्ञा शब्द निकलेगा। और अगर इसकी जगह तुम कोई शब्द ऐसा लगाओ, कुछ भी ऐसा जो सेट होगा, वो अगर विशेषण हो रहा है तो ये जो शब्द है ये सर्वनाम होगा। सिंपल, चलो देखते हैं, हम लोग लगाते हैं। सर आशुतोष मुखर्जी को इस युवक के बारे में जानकारी मिली। अब इसकी जगह आप क्या लगाओगे। वैसे तो हम अगर चैप्टर के हिसाब से देखें तो आप देखोगे कि वहां पर हम रामन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रामन शब्द हमारा क्या आ रहा है, रामन हमारा क्या आ रहा है, ये संज्ञा हो रहा है। लेकिन यहां पर हमने रामन तो युवक के लिए इस्तेमाल किया, इसके लिए तो इस्तेमाल किया ही नहीं किया। तो अब सीधे सीधे है, रामन हमने युवक के लिए इस्तेमाल किया, तो युवक हमारा क्या है, संज्ञा है, ठीक है। ये तो हमारी कंफर्म है। अब हम इसकी जगह क्या है, अब इसकी जगह हटाओ, लंबा युवक, पतला युवक, छोटा युवक, युवक के साथ लगाने की कोशिश करो। हम ये तो नहीं बोलेंगे रामन युवक, रामन युवक तो हम बताएंगे ही नहीं ना। युवक क्या है, युवक, युवा होना तो अवस्था को बता रहा है ना, तो वो तो संज्ञा है, सीधी सी बात हमें पता है। युवक कौन है, रामन है। अगर हम बताते हैं तो ये अवस्था हमारी क्या है, ये तो भाववाचक संज्ञा है, इसकी जगह हमेशा रामन सेट होगा। इसकी जगह क्या बताएंगे हम, इसकी जगह या तो लंबा है, पतला है, छोटा है, बुद्धिमान है, कुछ भी हम लगाएंगे, उस जगह हमेशा जो कुछ भी लग रहा है वो विशेषण शब्द होगा, है ना। जैसे हमने यहां पर लगाया लंबा, हाँ, छोटा, मूर्ख, फिर हम बतलाएंगे बुद्धिमान। तो ये सब क्या है, आप बताइए, ये सब उसकी विशेषता को ही बतलाएंगे। हम जैसे बोलेंगे सर आशुतोष मुखर्जी को बुद्धिमान युवक के बारे में जानकारी मिली, सही आ रहा है। अब दूसरा लगाएंगे, सर आशुतोष मुखर्जी को लंबे युवक के बारे में जानकारी मिली, बिल्कुल सही सेंटेंस बच रहा है। चलो अब लगाते हैं, सर आशुतोष मुखर्जी को रामन युवक के बारे में जानकारी मिली। लगा अटपटा कि नहीं लगा, क्योंकि उस जगह हमें रामन, इसकी जगह रामन बैठ ही नहीं रहा है ना। या तो सीधे होता, सर आशुतोष मुखर्जी को रामन के बारे में जानकारी मिली, तो सही होता, क्योंकि अब यहां ऐसे हो सकता है सर आशुतोष मुखर्जी को युवक के बारे में जानकारी मिली, इसको हटा दो, तो युवक की जगह रामन सेट बैठ रहा है, जबकि इसकी जगह हम इन चार शब्दों में से कुछ भी लगा सकते हैं। अब ये सभी चार शब्द हमारे क्या हैं, ये सभी चार शब्द हमारे आ रहे हैं विशेषण। अब विशेषण है, अब चूंकि ये इस शब्द हमारा सर्वनाम के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं,
लेकिन इसकी जगह इस समय हम इसे विशेषण के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, नहीं तो सबसे आसान तरीका तो बता दिया है कि जहां कहीं भी सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आ जाए वहां पर वो सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, ये भी हमने बताया। चलिए अब यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, शराफत भी कोई चीज होती है। अब चीज जो है ये तो संज्ञा है, अब इसकी जगह कोई की जगह लगाओ। कोई को तो आपको लग रहा है अरे ये सर्वनाम है, ये तो हमें अनिश्चित क्या कहते हैं, अनिश्चित सर्वनाम होगा, लेकिन यहां पर नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई की जगह कुछ लगा के तो देखो, संज्ञा शब्द लगाओ। संज्ञा शब्द चलो किसी भी चीज का नाम लगा दो, है कोई चीज में आप कोई भी खाने पीने की चीज लगा सकते हो, फल चीज, सब्जी चीज, है पिज्जा चीज। आ रहा है, कहीं आ रहा है, कुछ नहीं बैठ रहा, तो इसलिए संज्ञा तो सेट नहीं हो रही। चलो कुछ और लगाते हैं। अब क्या बताएं, शराफत भी अच्छी चीज होती है। अब यहां पर लगा के देखो, अच्छी चीज होती है, बुरी चीज होती है, बड़ी चीज होती है, छोटी चीज होती है। सब सेट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? शराफत भी अच्छी चीज होती है, बैठ गया। शराफत भी बुरी चीज होती है, शराफत भी क्या कहते हैं बड़ी चीज होती है, शराफत भी छोटी चीज होती है। तो इसकी जगह जितने भी शब्द हम बैठा रहे हैं वो चीज की विशेषता को ही बतला रहे हैं। तो सीधे सीधे ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारा सार्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि ये शब्द सर्वनाम है लेकिन यहां पर विशेषण के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप गया। यहां मेरा, ठीक है, मेरा कौन थे यहां पे? मेरा। अब मेरा क्या है यहां पर? बड़ा बटुआ। हम यहां पर सेंटेंस के हिसाब से नहीं जा रहे हैं। अब यहां अंदर ही अंदर छोटा बटुआ कांप गया, अंदर ही अंदर बड़ा बटुआ कांप गया, अंदर ही अंदर पतला बटुआ कांप गया, अंदर ही अंदर खाली बटुआ कांप गया, अंदर ही अंदर भरा बटुआ कांप गया। क्या हो रहा है? जितने भी शब्द लग रहे हैं जहां पर हम बोल रहे हैं छोटा हो सकता है, भरा हो सकता है, खाली है, बड़ा है, चमड़े का बटुआ है, कपड़े का बटुआ है, ये जितने भी शब्द लग रहे हैं ये बटुए की विशेषता को ही बतलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर मेरा शब्द भी जो है वो क्या आ रहा है, विशेषण के तौर पर ही इस्तेमाल हो रहा है। तो सार्वनामिक विशेषण समझ गए, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने चौथे पद पे। पहला हमने क्या देखा? संज्ञा। दूसरा हमने देखा सर्वनाम। तीसरा हमने देखा विशेषण। अब चौथा क्रियापद है हमारा कौन सा? क्रियापद। ठीक है, चौथा पद है क्रियापद। अब क्रिया के भी भेद देखेंगे। चलिए, जो शब्द किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराते हैं ये क्रिया कहलाते हैं। तो ये तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। एक्शन वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं? क्रिया वर्ड कहलाते हैं। जहां पर बोला जा रहा है जैसे खाना है, पीना है, उठना है, दौड़ना है, चलना है, ये सारी चीजें हमारी किसमें कहलाती हैं? आपकी क्रिया कहलाती है। अब क्रिया के होते हैं दो भेद, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, बहुत टफ लगता है आप लोगों को कि मैम ये क्या होता है। अभी आपको सिर्फ एक वर्ड के जरिए मैं अकर्मक और सकर्मक का भेद बता दूंगी, सिर्फ एक वर्ड लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। सबसे पहले आते हैं सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आप बोलोगे मैम कहाँ हम फल निकालें, कहाँ हम जोर निकालें, हम कैसे निकालें? मत निकालो, कुछ मत करो, सिर्फ 2 सेकेंड दो। ठीक है, चलो देखो, राम फल खाता है, खाना क्रिया के साथ फल कर्म है। कल मैं उपन्यास पढ़ रहा हूं, पढ़ना क्रिया के साथ उपन्यास कर्म है। कुछ समझ में आया? नहीं आया। ठीक है, अब सिंपल आपको करना क्या है? ठीक है, मैं यहां पर आपको एक शब्द, एक वाक्य, इन्हीं दोनों के एक और थोड़े से वाक्य बनाती हूं। जैसे यहां पर दिया है राम फल खाता है,
ठीक है, मैं एक ही बार में आपको दोनों क्रिया के भेद, अकर्मक और सकर्मक दोनों बता देती हूँ। यहां लिखा है राम फल खाता है, पहला हमारा वर्ड है राम फल खाता है। ठीक है, अब इसी का हम दूसरा वाक्य लिख देते हैं। क्या दिया है? राम खाता है। ठीक है, दोनों में ही राम खा रहा है, खाली एक शब्द हमने हटा दिया है उसमें, सिंपल ये। ठीक है, अब अकर्मक सकर्मक जैसे उन्होंने बोला कि भाई आपको पता करना है, पता कर लेते हैं। सिंपल, आप क्या करना, क्रिया जहां कहीं पे भी आपको अकर्मक सकर्मक पता करना हो, उस वाक्य में जहां कहीं पे भी क्रिया दिया हो उसके साथ एक क्वेश्चन लगाना। क्या क्वेश्चन लगाओगे? क्या। क्या लगाओगे क्वेश्चन? क्या। सिंपल लगाओ। इस वाक्य में जैसे राम फल खाता है, ठीक है, खाता है, क्या खाता है? सिंपल हमने लिखा ना, खाता है, उसके साथ क्वेश्चन पूछो क्या खाता है। आंसर मिल रहा है पहले वाले वाक्य में, आपको आंसर मिला ना? मिला? हाँ मिला। क्या खाता है? फल खाता है। ये आपका क्या है? ये आपका आंसर है। ठीक है, मिल गया आपको आंसर। तो जहां कहीं पे भी क्रिया के साथ क्या लगाकर आपको आंसर मिलता है तो वो हमेशा क्या कहलाता है? वो कहलाता है सकर्मक क्रिया। क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है हम अपनी क्रिया को करने के लिए किसी चीज की हेल्प ले रहे हैं। जैसे खा रहे हैं हम, ठीक है, हम खाना खा रहे हैं, तो अब यहां पर हम जब खा रहे हैं तो हम क्या खा रहे हैं? अपनी क्रिया में हम किस चीज की हेल्प ले रहे हैं? हम फल खा रहे हैं, हम सब्जी पूड़ी खा रहे हैं, हम छोला भटूरा खा रहे हैं, हम दाल चावल खा रहे हैं, हम पिज्जा खा रहे हैं, हम बर्गर खा रहे हैं, हम नूडल्स खा रहे हैं। अब खाने के लिए हम अपने क्रिया को करने के लिए हम जिस चीज की भी हेल्प लेंगे वो हमेशा कर्म होती है। ठीक है, तो जब हमें आंसर मिलेगा तो यानी कि उसके उस क्रिया के साथ कर्म लगा हुआ है, तो यहां कर्म लगा हुआ है तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। चलो अब दूसरा पूछ लेते हैं। सिंपल, यहां पे भी खाता के साथ आप क्या प्रश्न करोगे? खाता के साथ आपको क्या करना है? फिर से क्या प्रश्न करना है? यहां पूछते हैं राम खाता है, अब यहां पूछो क्या खाता है? सिर्फ क्या लगाना है, कोई और वर्ड हमें लगाना ही नहीं है, सिर्फ क्या लगाना है। तो अब खाता है, क्या खाता है? आपको यहां उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा, हमें आंसर नहीं मिल रहा है। तो जहां पर आपको क्रिया के साथ क्या लगा के उसका उत्तर नहीं मिले, हमेशा ध्यान रखना वहां पर कौन सी क्रिया होती है? वहां पर होती है अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया। यही क्रिया के दो भेद हैं, पहला अकर्मक सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। हमने आपको एक ही में दोनों समझा दिए। सिंपल क्या लगा के क्वेश्चन करना, अगर आपको आंसर मिल गया तो इसका मतलब है सकर्मक क्रिया, नहीं मिला तो वो है अकर्मक क्रिया। चलो देख लेते हैं। जैसे यहां दिया है कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूं, क्रिया क्या है आपका? पढ़ रहा हूं। ठीक है, पढ़ रहा हूं क्रिया है। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो क्या पढ़ रहा हूं। आप यहां पे पढ़ो क्या कर रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं। उत्तर मिल रहा है उपन्यास पढ़ रहा हूं, उत्तर मिल गया, इसलिए ये क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गया। अगर सिर्फ मैं ये बोलती कल से मैं पढ़ रहा हूं, उत्तर नहीं है, कल से मैं पढ़ रहा हूं, फिर क्या पढ़ रहा हूं, नहीं आंसर है, तो वो अकर्मक क्रिया हो जाती। तो सिंपल है, आप हमेशा जब आपको क्रिया का पता करना हो तो आप जो भी क्रिया वर्ड है उसके साथ क्या लगाओ। ये कभी नहीं लगाना कौन कहां, नहीं लगाना, हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या लगाओगे, उत्तर मिल जाएगा। तो इसका मतलब वो आपका सकर्मक क्रिया, नहीं मिला अकर्मक क्रिया। तो चलो अब अकर्मक क्रिया भी देख लेते हैं। अकर्मक क्रिया मैंने क्या बोला था? जहां उत्तर करोगे, क्या में अगर उत्तर नहीं मिला तो तुरंत समझ जाना। देखिए क्या दिया है, अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, उसका फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे दिया शीला हंसती है, ठीक है, कर्म का अभाव है तथा हंसती है, क्रिया का फल शीला पर पड़ रहा है। अब चलो देखते हैं। ठीक है, सिंपल, आपको ये सारी चीजें नहीं समझनी मत समझो, मैं सबसे शॉर्टकट आसान तरीका समझा रही हूँ। ठीक है, जैसे यहां पर मिला है क्वेश्चन आपका, क्रिया क्या है? हंसती है। क्रिया क्या है? हंसती है।
क्या हस्ती है, उत्तर मिल रहा है। कौन हस्ती है ये उत्तर मिल रहा है, लेकिन क्या हस्ती है ये उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो सीधे सीधे ये हमारा क्या हो गया, यहां पर हमें आंसर नहीं मिल रहा है। जब हम क्या लगाकर क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा अकर्मक क्रिया। सिंपल। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। बुढ़िया डलिया में खरबूजे समेटकर बाजार की ओर चली। अब यहां पर क्या है, चली। ठीक है, ये चली हमारी क्या है, चली हमारा शब्द जो है ये क्रिया है। ये हमारा क्या आ रहा है, क्रिया आ रहा है। इससे उत्तर करिए, क्या क्या उत्तर करो, क्या चली, उत्तर मिल रहा है। कौन चली, बुढ़िया चली। कहां चली, बाजार चली, मिल रहा है। लेकिन क्या चली, इसका उत्तर मिला, नहीं मिला। तो ये हमारा क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आए, बहुत आसान तरीका है, क्या लगाकर उत्तर करो। सही मिल रहा है तो वो आपका सकर्मक क्रिया, नहीं मिल रहा है अकर्मक क्रिया। एकदम शॉर्टकट तरीका मैंने आपको समझाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्रिया आपको समझ में आ गई होगी, क्रियापद हम कैसे निकालते हैं। अब पांचवा हमारा आ जाता है अव्यय। जैसे कि हम लोग शब्द में पढ़ रहे थे ना, शब्द में भी विकारी और अविकारी था, उसी तरीके से यहां पर जो स्टार्टिंग के 4 पद हमने पढ़े, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 तो विकारी हैं, इनमें बदलाव होगा। और शब्द के अकॉर्डिंग पद में भी जो 5वां है वो हमारा अविकारी या अव्यय है। वे शब्द जिनमें बदलाव नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में बदलाव नहीं होता है। वही शब्द, जैसे शब्द हमने किए थे वैसे सेम हमारे पद होते हैं, लेकिन इनमें भी वही चीज होती है जो शब्द में होती है। बस फर्क इतना है कि वो स्वतंत्र होते हैं और ये हमारे किस में प्रयुक्त हो जाते हैं, वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के कारण विकार उत्पन्न नहीं होता अव्यय कहलाते हैं। अब ये मैं आपको समझा चुकी हूं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हम कुछ भी कर ले किसी तरीके से बदलाव नहीं होता। जैसे हमने बोला आज, कल, और, ये शब्द जैसे धीरे धीरे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, कोई भी ले लीजिए, तथा है, परंतु है, इनमें बदलाव नहीं हो रहा है। हो रहा है बदलाव, आप कुछ भी कर लो, कभी भी किसी भी सेंटेंस में लगा लो, इनमें बदलाव नहीं होगा। जब बदलाव नहीं होगा तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे अव्यय कहलाएंगे। ठीक है, जैसे दिया है अब, यहाँ, वहां, क्यों, कैसे, इसलिए, तथा, और, जब, किंतु, परंतु, इधर, कब, तब, आज, कल आदि, इनमें किसी तरह का बदलाव नहीं होता। ठीक है, अब शब्द में भी हमने 4 तरह के अविकारी या अव्यय शब्द पढ़े थे, जिसमें क्रिया विशेषण था, समुच्चय बोधक था, संबंध बोधक था, विस्मयादि बोधक था। उसी तरीके से इसमें भी है। ठीक है, मगर अब इसमें हमें इनके भेद पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, वैसे मैं आपको ये सारी चीजें समझा चुकी हूं शब्द में, फिर से बता रही हूं भेद के साथ में। जैसे यहां पर आइए, क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है क्रिया विशेषण कहलाते हैं। हमेशा देखना, विशेषण और विशेषण और क्रिया विशेषण। विशेषण जहां पर संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बतला रहे हैं, वहीं क्रिया विशेषण क्या करते हैं, क्रिया विशेषण हमेशा क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं। ठीक है, अब ये होते हैं हमारे 4 तरीके के। ठीक है, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, ये 4 भेद होते हैं क्रिया विशेषण के। ठीक है, सबसे पहला भेद हमारा है स्थानवाचक। ठीक है, जहां से हमें क्रिया किस स्थान पे हो रही है इसका पता चलता है, वो हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे यहां दे रहे हैं, क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो अभी वर्बली बताया, अभी देखने सेकंड्स में आपको पता चल जाएगा कि हम इनके भेद कैसे समझेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर दिया है, वे 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं। क्या दिया है, वे 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं। और दूसरा हमारे पास में है, अंगदोर्जी बाहर खड़ा है। ठीक है, अब हमने क्या बताया, क्रिया विशेषण क्या होता है, हमेशा क्रिया से संबंधित होता है। अब इसको ढूंढोगे कैसे।
ठीक है, इसको ढूंढने का या ये अगर अंडरलाइन है तो कैसे पता करोगे? सबसे पहले देखना कि क्रिया क्या है। क्रिया तो पता करने में कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ क्रिया क्या है? कूद रहे हैं। दूसरा क्या है? खड़ा था। ये दोनों ही हमारे क्या आ रहे हैं? यहाँ पर ये क्रिया है, ये हमारा क्रियापद है। सबसे पहले हमने क्या ढूंढ लिया? वो था हमारा क्रियापद। हमने यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस में क्रियापद को ढूंढ लिया। अब क्रियापद से संबंधित जो शब्द होगा वो क्रिया विशेषण होगा। जैसे यहाँ पर बताया कूद रहा है, ठीक है। अब हमने जैसे बताया था ना, क्रिया में आपका सकर्मक है या अकर्मक है, ये पता लगाने के लिए आप क्या लगाते हो। साथ ही साथ मगर मैंने मना किया था आपको, कैसे, कौन, कहाँ, ये शब्द कभी मत लगाना, ठीक है, क्योंकि ये आपके कहीं और इस्तेमाल होते हैं। हमेशा सकर्मक या अकर्मक पता करने के लिए आप क्या लगाओगे, लेकिन क्रिया विशेषण में आप पता करने के लिए क्या लगाओगे, वो आपको अलग अलग वर्ड होते हैं। जैसे अगर यहां पर क्रिया के साथ हम अगर ये लगा दें कहां कूद रहा था, ठीक है, या कहां खड़ा था, तो अगर इसका उत्तर जिन शब्दों से मिलेगा वो हमेशा स्थानवाचक क्रिया विशेषण होंगे, ठीक है। जैसे आपने यहां पर बोला कूद रहे हैं, तो क्वेश्चन करो कहां कूद रहे हैं। हमने पूछा कहां कूद रहे हैं, तो आपको उत्तर में क्या मिल रहा है? आपको उत्तर में क्या मिल रहा है? नीचे कूद रहे हैं, ठीक है। फिर है खड़ा था, कहां खड़ा था? बाहर खड़ा था। तो हमेशा ध्यान रखना, स्थान जब आपको कहां लगाकर उत्तर मिले, जब आपको स्थानवाचक में जब आप कहां लगाओगे तो आपको उत्तर जब मिलेगा तो वो हमेशा आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा हमारा क्या है? कालवाचक। कालवाचक में आप कौन सा क्वेश्चन वर्ड लगाओगे? कब। कौन सा क्वेश्चन वर्ड लगाओगे? कब, ठीक है। दूसरा चीज आएंगे हम परिमाणवाचक में, कितना, ठीक है। हम यहां पर लगाएंगे परिमाण। परिमाणवाचक में हम हमेशा प्रश्न शब्द किसना लगाएंगे? कितना, ठीक है। फिर उसके बाद में आप अगर आएंगे चौथा हमारा कौन सा है? रीतिवाचक। ये स्लाइड में नहीं है, नेक्स्ट में है, तो अभी मैं आपको नेक्स्ट वाले में भी बताऊंगी। रीतिवाचक के लिए हम कौन सा शब्द लगाएंगे? कैसे। अब ये आपको ध्यान रखना होगा, ये चार हमारे क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि जब हमें क्रिया पता करना हो तो हम सिर्फ क्या लगाते हैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन वर्ड हमें कुछ और पता करने के लिए लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे हम क्रिया के साथ जब कौन शब्द लगाते हैं तो हमें पता चलता है कर्ता का, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि वाक्य में कर्ता कौन है, तो आपको हमेशा क्रिया के साथ कौन लगाना होगा। उत्तर मिल रहा है जहां पे, वो उत्तर जो कुछ भी होगा वो कर्ता को बताएगा। क्या जब होता है तो वो कर्म को बताता है। उसी तरीके से ये वर्ड्स लगाएंगे तो ये क्रिया विशेषण को बताएंगे हमेशा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। यहां पर मैंने बता दिया। अब दूसरा आते हैं कालवाचक। हमने आपको यहां पर पहला स्थानवाचक कहां, दोनों वर्ड कहां से हमने जोड़ दिया। जैसे वे चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे थे, कूद रहे थे, कहां कूद रहे थे? नीचे कूद रहे थे। आंसर मिला तो वो हमारा स्थानवाचक हो गया। दूसरा आइए, अंग दोरजी बाहर खड़ा था, खड़ा था, कहां खड़ा था? बाहर खड़ा था। उत्तर मिला, तो जब कहां लगाने से उत्तर मिल रहा है तो वो हमेशा स्थान को बताएगा, ठीक है। जैसे हम बोले क्या कहते हैं, बिल्ली पलंग के नीचे बैठी है। अब बैठी है, कहां बैठी है? नीचे बैठी है, तो हमें मिल गया। हो गया कि नहीं हो गया? पानी के अंदर मछली तैर रही है, तैर रही है, कहां तैर रही है? अंदर तैर रही है, पानी के अंदर। तो अंदर हमारा क्या हो जाएगा? स्थानवाचक, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कालवाचक। कालवाचक में क्या है? जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने का समय का पता चलता है, यानी कि क्रिया किस समय पर हो रही है, वो हमेशा कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। काल मतलब क्या होता है? समय।
ठीक है, आप लोग माइथोलॉजिकल सीरियल देखिए, पुराने समय के महाभारत देखिए ना, तो उसमें देखा इसके ऊपर काल मंडरा रहा है। काल मतलब तो उस समय काल, वहां पर मृत्यु है, लेकिन काल का समय हमेशा क्या होता है, काल का मतलब होता है समय। चलिए, लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे पके खरबूजे चुन रहा था। सबसे पहले क्या ढूंढना है, क्रिया ढूंढनी है। तो यहां पर चुन रहा था, ठीक है, चुन रहा था, ये हमारी क्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आज ही के दिन पूरे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है। जरूरी नहीं है कि क्रिया विशेषण शब्द हमेशा क्रिया के साथ लगे हों, ये आगे पीछे भी कहीं लग सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन क्या करना है, मैंने कालवाचक के साथ आपको क्वेश्चन क्या बताया, आपको कब करना है। चलो कब करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने दिया यहां पर चुन रहा था, ठीक है, खरबूजे चुन रहा था। कब चुन रहा था, मैंने हमेशा बोला है क्रिया के साथ लगाना है। तो क्रिया है चुन रहा था, खरबूजे चुन रहा था, कब चुन रहा था, तो यहां पर मिल रहा है परसों सुबह, परसों सुबह। तो ये परसों सुबह क्या बता रहा है, ये क्रिया विशेषण है। वैसे परसों सुबह मुंह अंधेरे, ये पूरा समय को बता रहा है, यानी कि परसों जो है सुबह सुबह जब सूरज नहीं निकला था वो समय बता रहा है। तो परसों सुबह मुंह अंधेरे, ये हमारा क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, क्योंकि इसने खरबूजे चुनने के समय को बताया है। कब, समझे, खरबूजे चुन रहा था, कब चुन रहा था, परसों सुबह चुन रहा था, मिल गया हमें। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आज ही के दिन पूरे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। स्वतंत्र, अब मनाया गया था, कब मनाया गया था, आज ही। कब मनाया गया था, आज। तो ये आज हमारा क्या है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है, सिंपल। तो ये आपको समझ में आ गया, जब हम कब लगाते हैं तो हमें काल का पता चलता है, यानी कि क्रिया किस समय में घटित हो रही है, ठीक है। अब चलो एक छोटा सा खेल खेलते हैं। आप बोलोगे मैम इसके साथ तो लगा लिया, चलो मैं देखती हूं, काल के साथ तुम कुछ और लगा के देखो। अब जैसे ये सेंटेंस है, चुन रहा है, इसके साथ लगाओ, कहां चुन रहा है, मिल रहा है, इसमें आंसर मिल रहा है, कहां चुनना, लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे खरबूजे चुन रहा था। चुन रहा था, कहां चुन रहा था, उत्तर मिल रहा है, यानी कि इसमें जो आपका लगा हुआ है ये काल को बता रहा है, ठीक है। कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे भी होंगे जिसमें आपके दो दो क्रिया विशेषण दिए रहेंगे और दोनों अलग अलग चीजें बता रहा होगा, एक काल बता रहा होगा तो दूसरा स्थान बता रहा होगा। जैसे हम यहाँ पे बोले, लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे खेत में खरबूजे चुन रहा था। अब इसमें सिंपल एक वर्ड अगर हम खेत में लगा रहे हैं तो हम पूछेंगे चुन रहा था, कहाँ चुन रहा था, तो आंसर मिलेगा खेत में। तो खेत में क्रिया विशेषण होगा, लेकिन वो होगा आपका स्थानवाचक, और परसों सुबह मुंह अंधेरे हमारा होगा कालवाचक, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि किसी भी सेंटेंस में एक ही क्रिया विशेषण आए, कभी कभी क्रिया विशेषण समय और स्थान दोनों को बता देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, परिमाणवाचक। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया की मात्रा अथवा परिमाण का बोध हो उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी कि कोई भी क्रिया कितनी क्वांटिटी में करी जा रही है वो हमेशा क्या बताएगा, आपके परिमाण को। जैसे यहां दिया गया है, हमने परिमाणवाचक के साथ क्या क्वेश्चन लगाना है, कितना, कितना, ठीक है। चलो क्रिया के साथ हम कितना लगा कर देखते हैं। जैसे दिया, बबली की बेटी बहुत ज्यादा रोती है, क्रिया क्या है, रोती है। सबसे पहला नियम है आपको क्रिया निकालनी है, रोती है लगा दिया, मुझे ये नाम बहुत भाया, भाया, ठीक है। अब इसके साथ क्वेश्चन लगाना है हमें, कितना, क्या लगाना है, चूंकि हमें परिमाणवाचक है तो हमें कितना लगाना है, कितना लगाना है। अब जैसे यहां पर दिया गया है, रोती है, कितना रोती है, आंसर मिल रहा है, ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया कितनी क्वांटिटी में हो रही है ये आपको बताता है परिमाण। उसी तरीके से आइए, भाया, कितना भाया, बहुत भाया। तो बहुत हमारा क्या है, कोई चीज पसंद आने की हमारी क्वांटिटी को बता रहा है, ठीक है। जैसे हमने बोलेंगे
कि आज बहुत खाया, आज खाना बहुत अच्छा था, मैंने बहुत खाया। तो खाया, कितना खाया, बहुत खाया, तो वो हमारी क्रिया की क्वांटिटी को बताता है। ठीक है, चलिए अब हमारा लास्ट बच गया रीतिवाचक। रीतिवाचक में हमें क्या वर्ड लगाना है, कैसे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां पर हम आ गए रीति। रीति मतलब क्या हुआ, रीति का मतलब होता है कि कोई क्रिया किस तरीके से घटित हो रही है। तो हमें रीतिवाचक में लगाना क्या था, किसी भी क्रिया को करने का कोई तरीका होता है, तो वो जिस तरीके से करी जा रही है वो आपकी क्या कहलाती है, हमेशा रीति। रीति यानी कि करने का मेथड, करने का तरीका। ठीक है, तो उसको हम कैसे पता करेंगे, कैसे करके। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड कौन सा लगाना है, कैसे। जैसे यहाँ दिया है, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के ढंग यानी कि रीति का पता चलता है वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, हम क्रिया ढूंढेंगे। मकान धीरे धीरे बनकर तैयार हुआ, क्रिया क्या है, बनकर तैयार हुए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एक कुत्ता 3 टांगों के बल पर रेंगता चला आ रहा है। तो यहां पर क्या है, रेंगता, सॉरी यहां पर है चला आ रहा है। चला आ रहा है ये हमारी क्रिया है, चला आ रहा है हमारी क्या है, क्रिया है। ठीक है, ये हमने निकाल लिया क्रिया है, ये दोनों ही हमारी क्या है, क्रिया है। अब क्रिया के साथ हमें लगाना क्या था, कैसे। ठीक है, वर्ड कौन सा लगाना है, कैसे। यहां पर दिया है बनकर तैयार हुआ, कैसे बनकर तैयार हुआ, कैसे बनकर तैयार हुआ, धीरे धीरे बनकर तैयार हुआ। तो यहां धीरे धीरे हमारा क्या है, ये आ रहा है रीतिवाचक, क्योंकि ये बनने के ढंग को या तरीके को बता रहा है। फिर आते हैं, एक कुत्ता 3 टांगों के बल पर रेंगता चला आ रहा है। चला आ रहा है, कैसे चला आ रहा है, रेंगता चला आ रहा है। तो ये क्रिया के करने का ढंग को पता चला। जैसे हम बोलेंगे तेज तेज चला आ रहा है, दौड़ते चला आ रहा है। तो जहां कहीं पे भी क्रिया के ढंग को पता चलता है वो हमेशा आपका क्रिया विशेषण कहलाता है। कौन सा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए अब हम, कभी कभी क्या होता है ना, आप ये बोलो कि एक ही सेंटेंस में ये सारे हम क्रिया विशेषण आपको बतला देते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस बनाती हूं जिसके अंदर मैं सब कुछ आपको क्लियर करूंगी। ठीक है, एक सेंटेंस हमारा यहां पर है, जैसे हम यहां पर सेंटेंस ले रहे हैं, वह सुबह है ना, वह सुबह सुबह खेत में जल्दी जल्दी, ठीक है, खेत में जल्दी जल्दी, फिर कौन सा रह गया, 1 मिनट में देख रही हूँ। बस सुबह सुबह खेत में, सुबह सुबह हो गया आपका कालवाचक, खेत में हो गया स्थानवाचक, जल्दी जल्दी हो गया रीतिवाचक परिणाम। हाँ, सुबह सुबह जल्दी जल्दी, बहुत सारे खरबूजे तोड़ रहा था। अब मैंने आपको सिंपल एक सेंटेंस बताया है। अब इस सेंटेंस में मैंने क्रिया विशेषण के सारे भेद बता दिए हैं। ठीक है, सबसे पहला नियम मैंने क्या बोला था आपको, सबसे पहला जो काम करना है वो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम क्रिया को ढूंढ लेंगे, फिर उससे सेंटेंस हम उससे वर्ड्स बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा कि सबसे पहले हम क्रिया ढूंढेंगे। क्रिया हमारा क्या है, तोड़ रहा है, तो ये शब्द हमारा क्या है, क्रिया। ठीक है, ये हमारा क्रिया है। चलिए अब सबसे पहले हमें क्या पता चला, हमने पहले चारों भेद लिख लेते हैं। 4 भेद हमारे कौन कौन से थे, सबसे एक तो लिखा ही हुआ है, और भी लिख लेती हूँ यहाँ पर। इसके बाद था हमारा कालवाचक, फिर था परिमाणवाचक,
फिर उसके बाद हमारा और कौन था, स्थानवाचक। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन वर्ड क्या था, स्थानवाचक के साथ हमें क्या लगाना था, कहाँ, हमेशा ध्यान रखना कहाँ। परिमाणवाचक के साथ लगाना था कितना, उसके बाद कालवाचक के साथ लगाना था कब। ये मैंने क्वेश्चन वर्ड्स भी लिख लिए, आपको जब भी पता करना हो इनके साथ इन वर्ड्स को हमें लगाना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जोड़ते हैं स्थानवाचक, कहाँ। क्रिया के साथ क्वेश्चन कीजिए, तोड़ रहा था, कहाँ तोड़ रहा था, उत्तर मिला। देखिए आपको उत्तर मिल रहा है, कहीं पे भी उत्तर मिल रहा है। कहाँ करने पर हमें कहाँ उत्तर मिला, जब हम कहाँ बोलते हैं तो हमें कहाँ उत्तर मिल रहा है, खेत में। ठीक है, मिला उत्तर खेत में। तो ये आपका क्या हुआ, खेत में। तोड़ रहा था, खरबूजे तोड़ रहा था, कहाँ तोड़ रहा था, खेत में तोड़ रहा था, खेत में तोड़ रहा था। तो यानी कि हमको उत्तर मिल गया, ये स्थानवाचक का उत्तर मिला। दूसरे में आइए परिमाणवाचक, कितना। ठीक है, चलिए कितने का भी उत्तर निकाल लेते हैं। खरबूजे तोड़ रहा था, कितने तोड़ रहा था, कितना तोड़ रहा था, उत्तर मिला बहुत सारे तोड़ रहा था। कितने तोड़ रहा था, बहुत सारे तोड़ रहा था, उत्तर मिल गया। कितना से उत्तर मिला ना आपको, यहां पर कितना जब हमने क्वेश्चन किया तो मिला बहुत सारे तोड़ रहा था। तो ये हो गया हमारा परिमाणवाचक। नेक्स्ट आ जाते हैं कालवाचक। क्वेश्चन क्या करना है, कब। क्वेश्चन हमें क्या करना है, कब। ठीक है, चलिए कब कर लेते हैं। कब से क्वेश्चन, तोड़ रहा था, कब तोड़ रहा था, सुबह सुबह, उत्तर मिला सुबह सुबह तोड़ रहा था। तो ये हमारा क्या हो गया, कालवाचक। मिल गया उत्तर, तोड़ रहा था, कब तोड़ रहा था, सुबह सुबह तोड़ रहा था, मिल गया उत्तर। चलिए अब लास्ट बचा हमारा रीतिवाचक। चलिए रीतिवाचक में आते हैं। रीतिवाचक में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन करना है कैसे, कैसे। ठीक है, तोड़ रहा था, कैसे तोड़ रहा था, जल्दी जल्दी तोड़ रहा था, जल्दी जल्दी तोड़ रहा था, उत्तर मिल गया। तो ये हमारा क्या हो गया, रीतिवाचक। ठीक है, मिल गया उत्तर, सारे मिल गए। तो समझ में आया कि जब कभी भी आपको कोई भी हो, कोई भी दिया है, उसके साथ आपको, अगर आपको क्रिया विशेषण के नीचे अंडरलाइन है, आप उत्तर लगाओ। जो कोई भी क्वेश्चन वर्ड्स के साथ आपको उत्तर मिल रहा है वही वाला आपका क्रिया विशेषण रहेगा। ठीक, मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया, बिना किसी दिमाग खपच्ची के आप सारी चीजों को निकाल लोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं हम अपना अव्यय का दूसरा पार्ट, वो है हमारा संबंध बोधक अव्यय। वे अव्यय शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से स्थापित करते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। ये हमेशा क्या है, चूंकि संबंध स्थापित कर रहे हैं, हमेशा इनके साथ एक चीज देखना, इनके साथ के जरूर, मतलब एक कारक जरूर लगा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे यहां दिया है, हिमपुंज सीधी ढलान के नीचे से नीचे आया। ठीक है, यहां पर क्या है, आया। ठीक है, आया, ठीक है ना, ये दिया ना, ये हमारा क्रिया है। अब संबंध स्थापित कर रहा है, ये किससे संबंध स्थापित कर रहा है, क्रिया हमको यहां पर नहीं निकालनी है। वैसे तो हमने हिमपुंज की सीधी ढलान से नीचे आया, तो यहां से नीचे जो है ये हमारा क्या आ रहा है, तो ये हमारा क्या आ रहा है, ये संबंध बोधक है। क्यों, क्योंकि सीधी ढलान से और आया के नीचे ये संबंध स्थापित कर रहा है। फिर आते हैं, वे एक पग भी धर्म के बिना चलने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर के बिना जो है ये हमारा संबंध बोधक अव्यय है। हमेशा ध्यान दें, मैंने क्या बोला, हमेशा ये एक कारक के साथ आएंगे। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं, समुच्च बोधक अव्यय। समुच्च बोधक अव्यय, ध्यान दीजिएगा इनको। वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं समुच्च बोधक अव्यय कहलाते हैं। ये अव्यय बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये आपको क्लास 10th में भी काम आने वाले हैं। ठीक है, समुच्च बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण अव्यय और व्याधिकरण अव्यय। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जहां पर दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिस किसी शब्द का जरूरत पड़ रही है वो आपका
क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का मतलब होता है सबको साथ लाना, चाहे दो शब्द पास में ले आओ, चाहे दो वाक्य पास में ले आओ। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? वे अव्यय जो स्वतंत्र पदों, वाक्यांशों या उपवाक्यों में को समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे यहां पर दिया है, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, तो यहां पर हम देख रहे हैं या शब्द। कौन सा शब्द देख रहे हैं हम? या शब्द। तो पढ़ना या ना पढ़ना ये समान बात को बता रहा है। मैं पढ़ूं, यहां पर मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, यहां पर पढ़े नहीं है, यहां पर है पढ़ूं। मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं। ठीक है, यहां पर या हो जाएगा। आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। हमेशा इन्होंने क्या बोला? ध्यान दीजिएगा, जहां कहीं दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने की बात हो रही हो और वो दोनों ही समान अधिकार रखते हैं, ठीक है, वो हमेशा क्या कहलाते हैं? समानाधिकरण अव्यय, समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब देखिए यहां पर आदमी, मोह और माया, तो मोह और माया समान अधिकार में है, इसमें से कोई ज्यादा या कोई कम नहीं है। ठीक है, दूसरा हम आ जाते हैं पढ़ना या ना पढ़ना, ये दोनों समान अधिकार में हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये दोनों ही समान अधिकार में हैं, इसलिए ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, जैसे मैंने बोला कि व्याधिकरण अव्यय है। अब व्याधिकरण अव्यय मतलब हमेशा, व्याधिकरण का मतलब होता है जब एक दूसरे पर कोई चीज डिपेंड होती है। अभी तक क्या समान अधिकार था, अब हम क्या कर रहे हैं? डिपेंड करने की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ दिया है, जिन अव्यय शब्दों द्वारा एक मुख्य वाक्य से में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जुड़े हों, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना, समानाधिकरण अव्यय शब्दों और वाक्यों दोनों के बीच इस्तेमाल होते हैं, मगर व्याधिकरण अव्यय हमेशा ध्यान रखना ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, कैसे? चलिए देखते हैं। जो परिश्रम करेगा वह सफलता अवश्य पाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो और वह, ये दोनों ही व्याधिकरण अव्यय के तौर पर आ रहे हैं। दूसरा आते हैं, जो सभा में भाग लेंगे उन्हें दोषी माना जाएगा। अब ये इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इसका पता आप कैसे लगा सकते हो? जब आपके पास सेंटेंस आएगा तो देखना पहला वाला सेंटेंस आपका हमेशा अधूरा रहेगा। हमेशा ये देखिए, दो सेंटेंस आएंगे, दो सेंटेंस में जो पहला वाला सेंटेंस रहेगा वो हमेशा अधूरा रहेगा। जैसे आप यहाँ पर बोल रहे हो जो परिश्रम करेगा, हमने नेक्स्ट सेंटेंस नहीं पढ़ा, हमने पहला सेंटेंस पढ़ा जो परिश्रम करेगा। तो जब हम इसको देख रहे हैं तो क्या हो रहा है? हमको लग रहा है अरे इसके आगे कुछ और है जो अभी मिसिंग है ना, तो अधूरापन है। उसी तरीके से आइए, जो सभा में भाग लेगा, ठीक है, तो वो भी अधूरा है, कहीं ना कहीं हमको अधूरापन लगेगा। तो इसके लिए हम जो, जब, जहाँ जैसे बहुत सारे लगाते हैं, इसलिए, क्योंकि, बहुत सारे हम अवयवों को लगाते हैं, तो वो होता है व्याधिकरण अव्यय। नेक्स्ट आ जाते हैं विस्मयादि बोधक, जहां हम अपने भावों को प्रकट करने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसा है, वे अव्यय शब्द जो हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, विस्मय आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। इन्हें पहचानना बहुत आसान है, जिनके आगे जो है ये चिन्ह लगा होता है, जिसमें हम विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। जैसे हाय के आगे, शाबाश के आगे, ठीक है, हाय तुमने यह क्या किया, तो हम यहाँ पर हम आश्चर्य होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा शाबाश, हम यहाँ पर उसको कांग्रेट्स कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हें तो शिविर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत आसान है क्योंकि इसके साथ ये चिन्ह लगा रहेगा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक, तो ये थे हमारे पद जो हमने आपको बता दिए। ठीक है, 5 पद थे कि 5 पद हमारे कौन कौन से थे? पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया और 5वां अव्यय। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं शब्द और पद में अंतर क्या होता है। ठीक है, मैंने बोला था ना कि भाई ये जड़ से एक होते हैं, मगर इनके इस्तेमाल के तरीके के कारण ये इनमें अंतर होता है। ठीक है, देखिए क्या है,
शब्द स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई होते हैं, जबकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद हो जाते हैं। तो समझ में आ गया, पहला अंतर तो आपको समझ में ही आ गया कि जब तक शब्द स्वतंत्र हैं, किसी वाक्य में इस्तेमाल नहीं हो रहे, तब तक वो शब्द हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें हम किसी सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं वे पद बन जाते हैं। फिर आते हैं, शब्द के बारे में उनके अर्थ से परिचय मिलता है, ठीक है, जबकि पद का परिचय उनके वचन लिंग कारक के आधार पर होता है। कहने का मतलब क्या है, शब्द को जब हम पढ़ते हैं उसके अर्थ को हम जानकर समझ जाते हैं कि भाई ये क्या है, लेकिन जब हम पद यानी पद का हम परिचय कैसे करते हैं, जब हम पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि भाई ये संज्ञा है कि सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्या है। तो वो उसके लिए हम जब पद का परिचय तभी होता है जब हम उसे सेंटेंस में पढ़ते हैं और उसका संबंध एक दूसरे पदों के साथ क्या है तब हम निकाल पाते हैं। शब्द शब्दकोश का हिस्सा होते हैं, जबकि पद वाक्य का हिस्सा होते हैं। शब्द हमें कहाँ मिलते हैं, डिक्शनरी शब्दकोश में का हिस्सा होते हैं, और पद हमेशा कहाँ होंगे, हमेशा एक सेंटेंस में होंगे। रोहन एक शब्द है, जबकि रोहन विद्यालय जाता है वाक्य में रोहन पद बन जाता है। चूंकि रोहन यहाँ स्वतंत्र है इसलिए शब्द है, और रोहन विद्यालय जाता है ये एक सेंटेंस का हिस्सा, एक वाक्य का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर क्या कहला रहा है, ये कहलाता है आपका पद। ठीक है, तो ये था हमारा शब्द और पद, जिसे हमने दो पार्ट में आपको समझाया। पहले पार्ट में हमने जहां शब्द समझा, वहीं दूसरे पार्ट में हमने पद को समझा। अब बारी आती है, जब तक हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें हमसे सेटल डाउन नहीं होंगी। हमने चीजों का जड़ तो समझ ली, लेकिन प्रैक्टिस बिना चीजें कैसे आएंगी। तो सिंपल तरीका है कि अब हम करेंगे प्रैक्टिस, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम जहां कुछ परिभाषा संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो अच्छे से वीडियो दोनों देख लीजिए, ताकि जब मैं प्रैक्टिस कराऊं तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम करेंगे शब्द और पद टॉपिक की प्रैक्टिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।